कैसे हो बच्चों। आज एक और नया चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वन शॉट रिवीजन में हम लेके आए हैं। तो अपने दिल को थाम के बैठिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये चैप्टर में ह्यूमन आई के बारे में। बच्चों ये जो थियरी है ये मोस्ट आईएमपी थियरी बोली जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन जो है यहाँ से निकले हुए हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहली जो हमारी थियरी है द ह्यूमन आई। आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आना चाहिए। सर पर थियरी क्या है, पहले हम थियरी को जान लेते हैं। हो सो द मोस्ट वैल्यूएबल, अगर सर आंखें रहेगी तभी तो हम सारी दुनिया देख पाएंगे, सारी दुनिया घूम पाएंगे, वरना ना तो दुनिया देख पाएंगे। ठीक है, सो मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन माना जाता है ह्यूमन आई को। काफी सेंस है हमारी बॉडी में, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेंस द ह्यूमन आई यानी कि साइट। दूसरा सर दूसरे पॉइंट में हमें याद रखना है शेप और साइज। सर ह्यूमन आई का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है और डायामीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर रहेगा। बच्चों एक और जरूरी बात, ये थियरी को हमें याद रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। उसका रीजन क्या है, तो आपने ये थियरी को एक्चुअली में सीक्वेंस वाइज सेट नहीं किया है। सीक्वेंस वाइज जो है हमें ये थियरी सेट करनी है। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं हर एक चीज को सीक्वेंस में मैंने अरेंज किया है ताकि आप इसको इजीली याद कर सकते हो। तो हम सबसे पहले याद रखते हैं फर्स्ट पॉइंट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है और दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल होता है। सेकंड पॉइंट में हमें लिखना होता है इनकी शेप और साइज के बारे में। चलिए थर्ड पॉइंट, लाइट एंटर्स थ्रू थिन ट्रांसपेरेंट मीडियम। सर सबसे पहले हमारे आईज में कोई लाइट अगर एंटर करती है तो उनके बाहर एक लेयर मिलती है और वो लेयर को हम नाम देते हैं कॉर्निया। सो लाइट सबसे पहले एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू। अब धीरे धीरे करके सर लाइट कहां जाएगी, हमारी आईज में एंटर करेगी। बिहाइंड द कॉर्निया, सबसे पहले याद रखना है हमें कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया कैसा होता है। कॉर्निया के बाद कॉर्निया के पीछे कौन है, सो बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, जैसे कि आप बोलते हो उसको आइरिस। सो सर कॉर्निया के बाद एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जिसको हम नाम देते हैं आइरिस। और सर जरूरी बात, कॉर्निया तो एक आउटर मोस्ट लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, देखने को नहीं मिलेगा। बट आइरिस जो है वो आप देख पाते हो, अपनी आईज में जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसको बोला जाता है आइरिस। काफी लोगों में आइरिस का कलर जो है वो ब्लैक नहीं होता है, ब्राउन शेड देखा होगा आपने, ब्लू शेड देखा होगा। इस वजह से इट ऑल्सो डिटरमाइन कलर ऑफ द ह्यूमन आई। तो ये आइरिस की वजह से हम सर ह्यूमन आई का कलर भी डिटरमाइन कर पाते हैं। आइरिस के बाद कौन रहेगा, आप देख पा रहे होंगे आइरिस जो है, आइरिस के सेंटर में एक छोटा सा होल दिया हुआ है। सर क्या बोला आपने, होल, आंख में होल? हाँ बेटा ध्यान से सुनना, देयर इज अ होल इन इट्स सेंटर। आइरिस के सेंटर में एक होल है और वो होल को नाम दिया जाता है प्यूपिल। और प्यूपिल की साइज को कंट्रोल, बेटा ये प्यूपिल है मान के चलिए छोटा सा, और ये है आइरिस। तो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल में रखने का काम कर रहा है आइरिस। सर प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करने की आइरिस को क्यों जरूरत पड़ रही है, जानते हैं? द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल इन ब्राइटनेस। कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं जो मोबाइल की लाइट ऑन करके, टॉर्च ऑन करके हमारे आंख में लगा देते हैं, उनको मजा आ रहा है पर आंखें तो खराब हो रही है ना। तो ब्राइटनेस में हमारा प्यूपिल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो इन ब्राइटनेस प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस वजह से रिक्वायर अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारी आंख में एंटर कर पाएगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इन डार्कनेस। सर ये तो बात की थी हमने ब्राइटनेस के बारे में, ब्राइटनेस में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा और डार्कनेस में प्यूपिल एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होगा तो ज्यादा अमाउंट में लाइट एंटर कर पाती है। तो सर हमने सबसे पहले पढ़ लिया कॉर्निया, कॉर्निया के बाद पढ़ लिया आइरिस, आइरिस के बीच में एक होल है जिसको बोला जाता है प्यूपिल, और प्यूपिल की साइज को कंट्रोल में रखने का काम कौन कर रहा है,
आइरिस कर रहा है। बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे एक लेंस है। कौन सा लेंस दिया है भगवान ने? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको नाम दिया जाता है आई लेंस। और सर आई लेंस जो है वो प्रोटीन से बना होता है और वो काफी फ्लेक्सिबल है। तो सर सबसे पहले कॉर्निया आ गया, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, आइरिस भी आ गया, डार्क मस्कुलर डायफ्राम, देन आइरिस के बाद आ गया सर प्यूपिल, एक छोटा सा होल। अब आएगा लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए आगे बढ़ते। द आई लेंस हेल्ड इन इट्स पोजीशन, देखिए ये आई लेंस जो है, यहां पे हमारे पास एक लेंस है। ये लेंस जो है इसको होल्ड करके रखने का काम करते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो होता है वो लेंस को होल्ड करके रखता है सर। क्यों होल्ड किया है? सो हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स आल्सो एडजस्ट फोकल लेंथ। सर सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि हम नजदीक के ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते हैं। और बेटा अगर हम नजदीक के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं एज वेल एज दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते हैं तो इसको बोला जाता है एकोमोडेशन। नाम याद रखना सर, दूर के ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे, नजदीक के ऑब्जेक्ट भी हम देख पाएंगे। और ये क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सिलियरी मसल्स जो है वो आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। और ये जो पावर है आई लेंस के पास, इसको हम नाम देते हैं एकोमोडेशन। चलिए तो सर लेंस आ गया, लेंस के बाद आता है सिलियरी मसल्स, और सिलियरी मसल्स के बाद कौन आएंगे वो जानते हैं। तो आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सबसे पहले कॉर्निया, देन हो गया सर आइरिस, नंबर 3 पे है प्यूपिल, नंबर 4 पे है लेंस, नंबर 5 पे रहेगा सिलियरी मसल्स। सर आगे बढ़ते हैं। द आई लेंस फॉर्म्स, आई लेंस जो इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस चैप्टर नंबर 9 आया हुआ है, ऑलवेज फॉर्म करेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो भी आप इमेज देखते हो वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, 8 में आया हुआ है। तो सर सिलियरी मसल्स के बाद रहेगा हमारा रेटिना। चलिए रेटिना के बारे में तो जान लिया सर, पर रेटिना किससे बना हुआ है वो भी जानता है। रेटिना इज मेड अप ऑफ न्यूमरस लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना जो है वो नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल से बने हैं। 2 सेल्स होता है, एक रॉड शेप्ड सेल्स और एक कॉन शेप्ड सेल्स, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी याद रखिए आप लोग कि रेटिना कुछ नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल से बने हुए हैं which gets activated, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब सर क्या होगा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, रेटिना ऑब्जेक्ट देखा आपने और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अगर रेटिना पे बनती है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं, एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सर ये सिग्नल्स जनरेट कर रहा है, जैसे ही सिग्नल जनरेट करेगा ये सिग्नल्स पहुंचेंगे हमारे ब्रेन के पास। आपने सपोज एक ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन रहा है और रेटिना पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट हुए सेल्स की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पहुंच जाएंगे हमारे ब्रेन तक। सर पर हमारे ये जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो रेटिना से ब्रेन तक पहुंचने के लिए बीच में एक पाइप तो चाहिए ना, एक लाइन चाहिए, कैसे पहुंचेगा? तो वो जानते हैं। These signals transmitted to the brain, ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते तो है पर किसके थ्रू? वाया ऑप्टिक नर्व। तो ये जो पाइप है, ये जो नर्व है, उसका नाम याद रखना है ऑप्टिक नर्व। एंड द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, अब ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन देता है और हमें बताता है कि वी सी द ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो रेटिना आ गया सर, रेटिना के बाद आता है ऑप्टिक नर्व, और फिर ऑप्टिक नर्व के बाद कौन आएगा? चलिए जानते हैं। द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई, हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व कहीं पे एंटर कर रही है। कहां पे एंटर कर रही है? तो देखिए ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व आईज में ये पॉइंट पे एंटर कर रही है।
तो सर इसका मतलब ये रेटिना पूरा होना चाहिए था, पर रेटिना यहां से क्या हो गया, रेटिना का मतलब है स्क्रीन। स्क्रीन क्या हो रही है सर, ब्रेक हो रही है। अब जहां पे स्क्रीन ब्रेक होगी वहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। दैट मीन्स एक छोटे से पॉइंट पे, इतने से एक पॉइंट पे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। दैट मीन्स वो पॉइंट को बोला जाएगा ब्लाइंड स्पॉट एंड द इमेज इज नॉट विजिबल एट दिस पॉइंट। तो सर रेटिना, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व जहां पे एंटर करती है वहां पे कोई इमेज नहीं बनती है, तो उनको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। चलिए आगे जानते हैं सर, द स्पेस बिटवीन। अब हमारी आईज में दो स्पेस है, एक अब देख पा रहे हो बाहर की सरफेस कॉर्निया, कॉर्निया से लेके आई लेंस, और दूसरा स्पेस है आई लेंस से लेके रेटिना। सर तो हमारी आईज में दो स्पेस होती है, एक तो है कॉर्निया से लेके आई लेंस और आई लेंस से लेके रेटिना। अब ये दोनों स्पेस में कुछ लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, क्या है, द स्पेस बिटवीन cornea and eye lens is filled with viscous liquid, और ये viscous liquid को नाम दिया गया है aqueous liquid। सर दूसरा भी एक लिक्विड है, the space between lens and retina, हमारे लेंस और रेटिना के बीच में एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं विस्कस लिक्विड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एक्वायस लिक्विड, विस्कस लिक्विड, जो एक्वायस ह्यूमर, विट्रेस लिक्विड, ये सारे जो है वो एक बार केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, हमारी बोर्ड में आएगा या नहीं, ठीक है, वो भी हमें याद रखना है, पर केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं परसेप्शन ऑफ कलर्स। सर हम कलर्स को डिफरेंशिएट तो कर पाते हैं ना, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है। सो अवर आई कंटेन्स, हमारे आईज में सर कुछ लेंस सेल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स दिए जाते हैं। सम ऑफ देम, दो टाइप्स के सेल्स है, रॉड शिफ्ट सेल्स एंड कॉन शिफ्ट सेल्स। सर रॉड शिफ्ट सेल्स का काम क्या है और कॉन शिफ्ट सेल्स का काम क्या है वो जानते हैं। द रॉड शिफ्ट सेल्स रिस्पॉन्ड्स टू ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, फोन की ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, पता चल रहा है सर, क्यों, क्योंकि आईज में प्रेजेंट करता है रॉड शेप्ड सेल्स। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो ब्लैक कलर वाले आपको दिख रहे होंगे रॉड शेप्ड सेल्स, मतलब इनका एक नाम है, ये कौन सा है, रॉड शेप्ड सेल्स। कहां पे प्रेजेंट होता है, ये रेटिना पे प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा होगा रॉड शेप्ड सेल्स, पूरा दिख रहा है ना, कॉम्ब जैसा दिख रहा होगा, कंघी जैसा। और ये भी है, ये है कॉन शिफ्ट सेल्स। सर रॉड शिफ्ट सेल्स ब्लैक कलर्स के हैं, ठीक है, कॉन शिफ्ट सेल्स, द कॉन शिफ्ट सेल्स रिस्पॉन्ड्स टू, कॉन शिफ्ट सेल्स जो होता है वो कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड टू कलर। कॉन शिफ्ट सेल्स इनेबल्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। तो कॉन शिफ्ट सेल्स का काम याद रखना है, कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाता है सर, और रॉड शिफ्ट सेल्स जो है वो लाइट की ब्राइटनेस को पहचानने का काम करता है। अब है सर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे कुछ सेल्स दिख रहे होंगे, कॉन शिफ्ट सेल्स दिख रहा है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का है सर, और बाकी रॉड शिफ्ट सेल्स दिख रहे हैं। तो हमारी आईज में कुछ ये कलर्स के कॉन शिफ्ट सेल्स प्रेजेंट है, अगर ये सेल्स प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स हम कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, काफी लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो क्या है सर, ये कलर ब्लाइंडनेस इज सेड टू बी व्हेन पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स में अगर कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो वो बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। और अदरवाइज उनका विजन तो नॉर्मल ही रहेगा, देखने में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कलर्स जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है, रेटिना ऑफ आई, सच अ पर्सन डज नॉट possess, उनके पास कुछ स्पेसिफिक कलर्स के
कौन शिफ्ट सेल्स नहीं है? सर कौन से? फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज ब्लाइंड टू रेड ग्रीन कलर, अगर उनके पास रेड और ग्रीन कलर का कौन शिफ्ट सेल्स नहीं है तो वो रेड और ग्रीन को पहचान नहीं पाएंगे। जो भी कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उनके लिए टेस्ट है, आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, आप पहचान लोगे क्या लिखा है। अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो आपको पता चलेगा सर ये क्या है, हमारे लिए कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कौन शिफ्ट सेल्स में जो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है वो कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। अभी डिस्कस किया था सर पहले, हमारा आई लेंस जो है उसको होल्ड करके रखने का काम किया था सिलियरी मसल्स ने, और सिलियरी मसल्स जो है वो आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा है। आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करना दैट मींस नजदीक के ऑब्जेक्ट भी देख पाना और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाना। द आई लेंस किससे बना है? आई लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मॉडिफाई हो सकता है। कौन करता है उसको मॉडिफाई? सिलियरी मसल्स। तो अभी बताया था आई लेंस को होल्ड करके रखने का काम, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करते हैं सिलियरी मसल्स। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, अब दो कंडीशंस है हमारे पास। एक मसल्स जब हमारे रिलैक्स है, जैसे कि अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मसल्स रिलैक्स है, तब लेंस बन जाता है थीन। पहली बात याद रखना बच्चों, अगर आपके मसल्स रिलैक्स है यानी कि आपके आईज की मसल, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपको स्ट्रेन नहीं हो रहा है तो लेंस थीन हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इस वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएंगे। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई सर, मसल्स रिलैक्स है, लेंस थीन हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। अब बात करते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देखते हो तो हमें वो ब्लर दिखता है सर, हमारी आईज जो है वो स्ट्रेन होना स्टार्ट कर देती है। सो जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक देखते हो, नजदीक रख के, सो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पे क्या हो रहा था? मसल्स रिलैक्स था, अब क्या हो गया? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, सर ऊपर थीन हो रहा था यहाँ पे थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वहां पर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही थी, तब दूर के ऑब्जेक्ट देख पा रहे थे, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। चलिए, तो ये दोनों कंडीशंस हमें याद रखनी है। अब बढ़ते आगे, तो हमारे आई लेंस के पास क्या है सर? एक पावर है, एक एबिलिटी है। कौन सी पावर है? नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने की एज वेल एज दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देखने की। सो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, हमारे आई लेंस के पास जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने की, जिस वजह से फोकस एट, हम फोकस करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को, हम फोकस करते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, और ये जो प्रोसेस है इसको नाम देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। सर तो याद रखना है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है? हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते हैं एज वेल एज दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते हैं, और इसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। अब बात करते हैं सर लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप नजदीक के ऑब्जेक्ट्स देखते हो तो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस हमें रखना पड़ता है फॉर द नॉर्मल आई। सर नॉर्मल आई का मतलब? नॉर्मल आई मतलब जिनको स्पेक्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट जो रहेगा वो है 25 सेंटीमीटर एंड द फार्थेस्ट पॉइंट, सर तो नॉर्मल आई के लिए फार्थेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? द फार्थेस्ट पॉइंट अप टू आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली is called
फार पॉइंट ऑफ द आई, और फारथेस्ट पॉइंट जो है वो रहता है इंफिनिटी। तो सर दो बातें, पहली बात नजदीक के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है 25 सेंटीमीटर, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए जहां तक आपकी आईज देख पाती है वो पॉइंट होता है इंफिनिटी। दैट मींस एक रेंज बन रही है सर नॉर्मल आई के लिए। क्या रेंज बन रही है? रेंज ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। तो जो रेंज है वो है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी की। चलिए नेक्स्ट सर पॉइंट है परसिस्टेंस ऑफ विजन। मैं इसको नाम देता हूं परसिस्टेंस ऑफ विजन को आंखों के साथ हुआ धोखा। कैसे सर? जैसे आपने स्क्रैप बुक खेली होगी, स्क्रैप बुक सॉरी फ्लिप बुक तो देखी होगी आपने, फ्लिप बुक आप घुमाते हो ना तो फास्ट मूविंग आपको ऑब्जेक्ट्स पेजेस घूमते दिखते हैं और उसमें जो पिक्चर्स है वो आपको मोशन में दिखाई देते हैं। वो आपके आंखों के साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि जब आपने पेजेस को फ्लिप किया तो फर्स्ट पेज का इमेज जो है वो रेटिना पे आ गया सर। फर्स्ट वाला इमेज जो है वो वैनिश होने के लिए, निकलने के लिए, रिमूव होने के लिए कितना टाइम लगता है? 1/16 सेकेंड। तो याद रखना अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है 1/16 सेकेंड के लिए। भले ही आफ्टर ऑब्जेक्ट जो है वो वहां से निकल गया हो और बहुत अच्छी सी सुंदर सी अगर कोई परी जा रही है आपने देखा तो उसका जो इमेज है वो इमेज आपके रेटिना पे 1/16 सेकेंड के लिए रहेगा। फ्लिप बुक को घुमाते हो फर्स्ट पेज का इमेज रह गया 1/16 सेकेंड के लिए सर। जब तक वो रिमूव होगा तब तक तो कौन सा बन जाएगा? दूसरा रिमूव होगा सर तब तक तो कौन सा बनेगा? थर्ड वन। तो ये एक सीक्वेंस बनेगी और इस वजह से बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। सर ये काफी मूवीज वगैरह जो है वहां पर भी यूज हुआ है। आपने किक मूवीज देखी होगी तो उसमें देखा है ना सलमान खान जो है वो साइकिल को छोड़ देता है, फिर हो जा रहा है, ट्रेन पास हो रही है। वो भी क्या है? आपने एक इमेज देख ली, उसका इमेज रेटिना पे, आपने एक ऑब्जेक्ट देख लिया उसका इमेज रेटिना पे, वो निकल जाएगा, उसके बाद तुरंत दूसरा इमेज बनेगा। इसलिए तो आप रील्स वगैरह बनाते हो छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड करके, ठीक है? मूवीज पे ऐसे ही हो रही है सर सेट। तो इसीलिए बोला गया है कि ये यूज होता है सिनेमैटोग्राफी में। कहां पे यूज होता है? सिनेमैटोग्राफी। जहां पे प्री वेडिंग वगैरह करवाते हैं ना लोग तो वो होता है सिनेमैटोग्राफी, वहां पे सिनेमैटोग्राफी होती है। सर ये तो बात हो गई हमारे ह्यूमन आई के बारे में। अब बात करते हैं नॉर्मल आई की भी बात हो गई सर, जिनके पास स्पेक्स नहीं है। अब जिनके पास स्पेक्स है उनके बारे में भी ये चैप्टर में लिखा है, ऐसी बात है सर। आइए पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। हमारी आईज में कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स है, जैसे कि पहले पढ़ना है हमें मायोपिया, फिर पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया, देन पढ़ना है प्रेसबायोपिया और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम कैटरेक्ट। तो जानते हैं सर मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटनेस। बच्चों याद रखना एग्जाम में कभी कभी सीधा सीधा मायोपिया नहीं पूछा जाता, घुमा फिरा के आपको बोल दिया जाएगा शॉर्ट साइटनेस के बारे में, या तो आपको हिंट दे दी जाएगी, नाम दे दिया जाएगा नियर साइटनेस। तो याद रखना मायोपिया के और दो नाम, शॉर्ट साइटनेस या तो बोल सकते हैं नियर साइटनेस। इज अ डिफेक्ट ऑफ आई in which a person can see nearby objects clearly. नजदीक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे but cannot see far away objects clearly. इसका मतलब सर जिनको मायोपिया का प्रॉब्लम है वो नजदीक के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाएगा बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफिकल्टी होती है। क्यों होता है? तो हमारा कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है लेंस का, और दूसरा है आईबॉल की साइज भी बढ़ जाती है। पर ये जो पर्सन ऐसे है जिनको नजदीक जो है वो क्लियर दिख रहा है, सो अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। बच्चों ये लाइन को बहुत ध्यान से समझनी है। क्या बोला है ये लाइन? बोला गया है जो भी पर्सन के पास ये मायोपिया का प्रॉब्लम है उनका फारथेस्ट पॉइंट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इंफिनिटी से
पहले मान के चलते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार्थेस्ट पॉइंट कौन सा है? इंफिनिटी सर। पर अगर किसी को मायोपिया का प्रॉब्लम है सर, तो उसके लिए इंफिनिटी नहीं होगा, वो इंफिनिटी से थोड़ा पहले तक ही देख पाएगा, फिर देखने के लिए चश्मे पहनने पड़ेंगे उसको। तो इसीलिए बोला कि फार्थेस्ट पॉइंट जो होता है वो नियरर देन इंफिनिटी रहेगा। नॉर्मल आई के लिए इंफिनिटी दूर तक देख सकता है, पर जो दूर का देख नहीं पाता वो इंफिनिटी से पहले देख पाएगा। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सच अ पर्सन में सी क्लियर अप टू फ्यू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर तक का देख पाता है, फिर स्पेक्स पहनने पड़ता है। अ मायोपिक आई, द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। बहुत जरूरी बात सर, इमेज जो बन रही है वो रेटिना से पहले बनती है। कहां बनती है? रेटिना से पहले। हमारा रेटिना तो सर यहाँ पे है और इमेज बन रहा है रेटिना से पहले। तो अगर उसको वापिस रेटिना पे लेके जाना है सो कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। तो मायोपिक प्रॉब्लम है, मायोपिक आई है, तो उनको स्पेक्स लगाए जाते हैं और वो जो लेंस होते हैं वो कॉनकेव लेंस होते हैं। चलिए सर, ये तो बात की हमने मायोपिया के बारे में। सेम ये ऐसी ही कुछ बात है हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया के और दो नाम, लॉन्ग साइडनेस भी बोल सकते हैं या तो फार साइडनेस भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाएगा, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पर नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। ये क्यों होता है? फोकल लेंथ बहुत बढ़ जाती है और आईबॉल बहुत स्मॉल हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब सर जिनको नजदीक का नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर सॉरी, जिनको ये हाइपरमेट्रोपिया है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। सो अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट्स हैज द नियर पॉइंट इज मोर देन नॉर्मल नियर पॉइंट। सर तो सबसे पहली बात की थी हाइपरमेट्रो, अ पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर का देख पाएगा, नजदीक का नहीं देख पाएगा। तो इनके लिए जो नियरर पॉइंट होगा, नजदीक का नहीं दिख रहा है सर, तो 25 पे रखेगा तो नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाना पड़ेगा? उससे दूर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर लेके जाना पड़ेगा। तो उनका जो नियरर पॉइंट होता है वो है मोर देन 25, मोर देन नॉर्मल नियर पॉइंट। और सर इमेज जो बनती है ना वो रेटिना से पीछे बन रही है। ये आप देख पा रहे हो, रेटिना तो सर यहाँ पे है, मायोपिया में रेटिना से पहले बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पीछे बन रही है। तो सर ये ठीक करने के लिए उनको पहनाए जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो मायोपिया में कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। सर ये बात हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन सफर फ्रॉम, सर दोनों प्रॉब्लम आ गए, ना तो नजदीक का दिख रहा है ना तो दूर का दिख रहा है, ठीक है। सो मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो रहा है? ड्यू टू लेस पावर ऑफ एक्सपेंडेशन ऑफ द आई। ऐसा होता क्यों? ऐसा सिलियरी मसल्स धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, एज बढ़ेगी तो सर घुटनों में दर्द होगा, मसल्स वीक होते जाएंगे, तो सर सिलियरी मसल्स भी तो वीक होंगे ना। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? सिलियरी मसल्स वीक हो गए और इलास्टिसिटी जो है, सिलियरी मसल्स वीक हो गए और आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी हार्ड या बहुत ज्यादा लूज हो सकती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, यानी नजदीक का भी नहीं देख पा रहा है और दूर का भी नहीं देख पा रहा है। तो ये क्या करता है? ड्रामेटिक क्या है सर? करेक्टेड बाय, इनको अगर ठीक करना है तो बाय फोकल लेंस या वेरी फोकल लेंस। दादा दादी के कभी स्पेक्स देखे होंगे तो उसमें आप देखते हो नीचे कर्व होता है एक छोटा सा, ठीक है, तो वो बाय फोकल लेंस होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है। सर उसमें दो शेप होता है, जैसे कि अगर ये स्पेक्स है तो ये स्पेक्स में नीचे थोड़ा सा आपको एक अलग पार्ट दिखेगा
सो द अपर पोर्शन, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कॉन्केव लेंस कंसिस्ट करता है यानी कि मायोपिया के लिए, और लोअर वाला ये जो पार्ट बताया मैंने वो कंसिस्ट करता है कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो याद रखना प्रेस बायोपिया ना नजदीक का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, तो यूज करेंगे बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कॉन्केव पहनेंगे फिर निकाल देंगे फिर दूसरा पहनेंगे, बार बार तो स्पेक्स चेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, एक ही स्पेक्स में दोनों लेंस डाल दिए सर। क्या टेक्नोलॉजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं कैटरेक्ट पे। अ कैटरेक्ट इन दिस कंडीशन which crystalline lens of eye becomes, आई लेंस जो है वो मिल्की हो जाएगा या तो क्लाउडी हो जाएगा यानी ब्लर दिखेगा सर। तो आगे आंखों के आगे थोड़ा सा एक लेयर जैसा दिखेगा, मॉइस्चर टाइप फील होगा, ठीक है। जिस क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, एक लेयर बन गई सर। अब ये क्या है कैटरेक्ट, चलिए जनरली अकर्स एट पीपल एट ओल्ड एज। ओल्ड एज में देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम, जैसे आपने मोतियो सुना होगा, सुना है ना मोतियो, तो ये ओल्ड एज में होती है और इसको ठीक करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है। तो कैटरेक्ट का मतलब आंखों के आगे सर एक लेयर बनेगी यानी कि मिल्कीनेस अब दिखेगा, या तो फिर हमें थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप फील होगा, और वो ठीक करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है। लेंस निकाल दिया जाएगा, नया लेंस डाल दिया जाएगा, तो इजीली कैटरेक्ट सर्जरी होती है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है हमारे पास, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, इजीली ये सर्जरी होती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सर सबसे पहले प्रिज्म तो हमने देखा ही है, प्रिज्म तो देखा है ना बच्चों, तो ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म से अगर लाइट एंटर कर रही है तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी और वापिस से बाहर निकल जाएगी। और एक जरूरी बात, अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास हो रही है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म होता कैसा है। सो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट है प्रिज्म, देखा है सर, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। आगे बढ़ते हैं, बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेसेस, 2 लेटरल सरफेसेस है, एंड incline each other at certain angles। तो ये तो सर प्रिज्म है। It has 2 triangular base, कितने ट्रायंगुलर बेस है सर, 2, and 3 rectangular lateral surfaces। तो ये बात याद रखनी है, लेटरल सरफेसेस रेक्टेंगुलर ऐसी 3 है और ट्रायंगुलर बेस 2 होते हैं। The plane surface through which light pass is called reflecting surface। जो सर ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस से अगर लाइट पास होती है तो ये सरफेस को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आगे बढ़ते हैं, द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस, ये 2 लेटरल सरफेसेस जिसके बीच में एक एंगल बन रहा है, हम नाम देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ए को बोला जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इन अ डायग्राम अ रे ऑफ लाइट PQ, आपको दिख रहा होगा सर ये P और ये है Q, क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। अगर एंटर कर रहा है तो PQ वाली लाइट रे को नाम दिया जाएगा इंसिडेंट रे। जो लेंस मिरर प्रिज्म में पास हो रही है नाम दिया जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, और सर जो बाहर निकल रहा है वो लाइट रे को नाम दिया जाएगा इमर्जेंट रे। चलिए, तो लाइट PQ एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये देख पा रहे हैं सर हम, ये वाला जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम है, और ये प्रिज्म वाला जो मीडियम है वो ग्लास का मीडियम है। तो लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में। जब लाइट रेरर से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेरर से डेंसर में जा रही है लाइट, दिख रहा है ना, रेरर से डेंसर में जाएगी एट द फर्स्ट सरफेस AB। एज अ रिजल्ट लाइट रे अंडरगोस रिफ्रैक्शन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है तो वो बेंड करता है
नॉर्मल की तरफ, और अगर कोई लाइट रे, अगेन ग्लास से लाइट रे कहां चला जाएगा सर? एयर में चला जाएगा। तो कहां जाएगा सर? रेयरर से डेंसर से रेयरर में। पहले लाइट रे गया रेयरर से डेंसर, और अब जा रहा है डेंसर से रेयरर। तो ये पार्ट था रेयरर से डेंसर के लिए, जो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। और ग्लास से एयर में अगर लाइट रे पास होती है तो वो जाता है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जो चैप्टर नंबर 9 में भी आया था सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, यहाँ पे प्रिज्म के लिए वही बात है सर, अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और डेंसर से रेयरर में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। नेक्स्ट, और एक जरूरी लाइन, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोला जाता है? सो द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। आप यहां पे देख पा रहे हो, ये एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे का हमने एक डायरेक्शन दे दिया। तो जो इंसिडेंट रे का हमने डायरेक्शन दिया है और दूसरा डायरेक्शन बताना है इमर्जेंट रे का, ये इमर्जेंट रे है सर, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से एक बार जानता है सर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? सो हमारे पास ये प्रिज्म है, ये है इंसिडेंट रे, उसके बाद बताएंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, और ये रहेगा इमर्जेंट रे। सर तो लाइट रे यानी इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना है और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करना है, जो एंगल बनेगा वो एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए, तो ये सर बात हो गई प्रिज्म के बारे में। अब बात करते हैं, अगर प्रिज्म है, प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास हो रही है तो क्या होगा? सो स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स, व्हाइट लाइट जो है वो खुद के उसके कुछ कलर्स में डिवाइड हो रहा है जब उसको पास किया जाता है प्रिज्म से, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दैट मींस अगर कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में डिवाइड होती है, जिसको नाम देता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और कौन से कलर्स बनाती है ये आपको पता ही है, विबग्योर, ये विबग्योर बनाएगा सर। चलिए, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म, ये जो 7 कलर्स बैंड होते हुए नजर आ रहे हैं, ये 7 कलर्स को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया जाता है? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो जो 7 कलर्स दिखते हैं वो एक स्पेक्ट्रा बनाते हैं, स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म, एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में जाएगी सर, हर एक कलर डेविएट करेगा डिफरेंट एंगल से। देख पा रहे हो, रेड का एंगल कुछ डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे सर, दूसरा ऑरेंज का भी दिख रहा है डिफरेंट। तो सर हर एक कलर का जो डेविएशन है, एंगल जो है वो डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था चैप्टर नंबर 9 में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब था लाइट रे कितना बेंड करेगा, बेंड करने की पावर बता रहा था। तो इस वजह से हर एक कलर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड करता है, क्योंकि हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट colors, with a result that the 7 colors are spread out to form spectrum। और इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बैंड करता है और 7 कलर्स का हमें एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। बहुत जरूरी बात सर, बहुत जरूरी। रेड लाइट बैंड करेगी सबसे कम और वायोलेट लाइट बैंड करेगी सबसे ज्यादा। तो हम देख पा रहे हैं रेड जो है वो सबसे ऊपर है और सबसे कम बैंड हो रही है, और वायोलेट आप देख पा रहे हो, वायोलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बैंड होती हुई नजर आती है। तो ये बात हो गई सर। अब है रिकॉम्बिनेशन। सर रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे ही हम व्हाइट लाइट पास करेंगे तो ये जो व्हाइट लाइट है प्रिज्म में एंटर करेगा, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगा। अगेन ये 7 कलर्स सर दूसरे प्रिज्म में एंटर करते हैं तो वो रिकंबाइन होके
एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। बट सर एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? पहला वाला प्रिज्म जो है वो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, तो P1, इसको नाम दे सकते हैं P1। पहला वाला प्रिज्म जो है वो सीधा ही रहेगा, और दूसरा वाला जो है P2 उसको रख देना है उल्टा। तो सर पहला वाला सीधा है, उसमें से अगर व्हाइट लाइट पास होती है 7 कलर्स में डिवाइड होगी, 7 कलर्स जैसे ही दूसरे वाले यानी कि उल्टे वाले प्रिज्म से पास होंगे व्हाइट लाइट बना के बाहर भेजेंगे। तो ये तो सर था रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब बात करते हैं बहुत जरूरी थियरी के बारे में। कौन सी थियरी है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कौन सा है सर? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। कहां पे अपीयर होता है? स्काई में। कब अपीयर होता है? आफ्टर अ रेन शावर। सर जब बारिश खत्म होती है उसके बाद छोटी छोटी जो बूंदें गिर रही है तब हमें रेनबो फॉर्म होता हुआ नजर आता है। इट इज कॉज्ड बाय, क्यों होता है सर रेनबो फॉर्म? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। बेटा प्रोसेस जो है, रीजन जो है, सॉरी वो याद रखना है। रीजन क्या है? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। दैट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट से सन की जो व्हाइट लाइट है वो पास होगी और वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी। इस वजह से हमें रेनबो फॉर्म होता हुआ नजर आता है। A rainbow is always formed direction opposite to the sun. सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। सन यानी सन सपोज यहाँ पे है तो सामने जाएगा, स्ट्राइक करके वाटर ड्रॉपलेट से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलेगा। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट नहीं, ये अपोजिट बता रहा हूं मैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज रेनबो फॉर्म होता है। अब बात करते हैं क्या हो रहा है सर रेनबो में। रेनबो में कौन प्रिज्म की तरह काम कर रहा है? ऊपर तो हम प्रिज्म रखने गए नहीं सर, तो प्रिज्म की तरह कौन काम कर रहा है? सो अ वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं, यानी कि व्हाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करेगी सर, और जैसे ही एंटर करेगी वहां से वो लाइट डिस्पर्स हो जाएगी। तो प्रिज्म की तरह वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करता है। अब सर कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट से लाइट जो है वो एंटर कर रही है, और एंटर कर रही है, पास हो रही है। तो पहली प्रोसेस थियरी में ये वर्ड्स आने बहुत जरूरी है, और ये सीक्वेंस में याद रखने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा गया है कि सर सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, फिर लाइट रे एंटर करेगी और 7 कलर्स बनाएगी, तो होगा सर डिस्पर्जन। तो पहली प्रोसेस है रिफ्रैक्शन, दूसरी प्रोसेस है डिस्पर्जन, तीसरी क्या है सर? रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। तो ये हो गया सर डिस्पर्जन, दूसरा प्रोसेस। अब बात करते हैं तीसरा। यहां पे जाके टकराने के बाद ये 7 कलर्स वापिस आते हैं सर, तो टकराना मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही स्ट्राइक करके वापिस आ रहे हैं, तो बोला जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सर फिर सारे कलर्स बाहर आते हैं, दैट मींस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आ गए सर। ये तीसरा प्रोसेस था रिफ्लेक्शन। और चौथा प्रोसेस क्या होगा? रिफ्रैक्ट फाइनली अगेन। तो वापिस से वो रिफ्रैक्ट करके बाहर आ रहा है, तो इस वजह से रेनबो फॉर्म होता है। सर हर बार तो रेनबो फॉर्म नहीं होता, हर बार पानी की बूंदें गिरती है, कभी कभी सन की लाइट्स भी दिखती है, पर हर बार रेनबो नहीं दिखता। क्या रीजन है जानेंगे, ठीक है? आपको ढूंढना है रीजन कि क्यों नहीं हो रहा है। पर एक और बात बता देता हूं कि सर व्हाइट लाइट से जो ये वायलेट लाइट्स है, ठीक है, एंगल होता है 40 डिग्री, और व्हाइट लाइट से रेड लाइट का जो एंगल बनता है वो बनता है 42 डिग्री। आप सोच रहे होंगे सर ये एंगल्स नहीं बनते, शायद कभी ऐसा भी हो सकता है सर, या कभी कभी ये हो सकता है कि व्हाइट लाइट जो है वो सीधी पास हो गई सर, स्ट्राइक करके बाउंस बैक नहीं हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो रेनबो फॉर्म नहीं हुआ।
अब जानते नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, एंड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत जरूरी वर्ड है, क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस वजह से ये रेनबो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ऑब्जर्वर्स आइज तक पहुंच पाता है। तो सर रेनबो जो है उसमें सबसे पहले एक व्हाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास हो रही है तो होगा रिफ्रैक्शन, फिर होगा सर 7 कलर्स में डिवाइड, दैट मींस डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट में जाके स्ट्राइक करके वापस आ रही है तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर अगेन वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलेगी तो होगा रिफ्रैक्ट हीट अगेन, फाइनल रिफ्रैक्ट कर रहा है और हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में सर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से लाइट जो है वो स्कैटर कर रही है, ठीक है। सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से सनलाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, यानी कि पास होके बैंड हो रही है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की वजह से बच्चों सन की लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, पास होके बैंड होती है, इस वजह से हमें इसको नाम देना पड़ता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर अब होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते नजर तो आते हैं पर प्लैनेट्स ट्विंकल करते नजर नहीं आते। क्यों? स्टार सर एक छोटी सी लाइट के फॉर्म में आ रहा है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में एंटर करेगा बैंड होते होते आएगा, कभी ज्यादा बैंड करेगा तो कभी कम बैंड करेगा, हर बार पार्टिकल की साइज सेम नहीं होगी सर। तो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल की साइज सेम नहीं है, कभी पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा डेंस है, कभी पार्टिकल्स लेस डेंस होते हैं, तो कभी ज्यादा बैंड हो सकती है, कभी कम बैंड होती है। इस वजह से स्टार की लाइट फ्लक्चुएट्स होती है और स्टार हमें ट्विंकल करते नजर आते हैं, पर प्लैनेट्स में ऐसा नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखिए प्लैनेट्स जो है वो एक लाइट का सोर्स बनाता है, इस वजह से हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते नजर, ये एक लाइट रे के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये एक सोर्स के फॉर्म में आ रहा है, सोर्स जैसा दिख रहा है। तो जानते हैं why don't planets twinkle? Planets are of larger size, पहला रीजन याद रखना है, एक लार्ज साइज है और दूसरा अर्थ से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, that so comparatively star, so they can be considered as collection of large number of point sized source of light। सर छोटे छोटे पॉइंट्स में लाइट आ रही है पर वो छोटे छोटे पॉइंट्स एक पूरा लाइट का सोर्स बनाती है और इस वजह से प्लैनेट हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता है। बट सर स्टार तो ट्विंकल कर रहा है, जानते हैं क्या रीजन है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। दो बातें सर, पहली बात रेनबो फॉर्म हो रहा था डिस्पर्जन की वजह से, और स्टार ट्विंकल करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चलिए, एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, स्टार की लाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो एटमॉस्फेरिक पार्ट है और नीचे वाला लास्ट वाला जो पार्ट है वो अर्थ वाला पार्ट है। तो जैसे स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट अंडरगोस, तो उसका क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। देखिए बहुत सारी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बैंड हो रही है। सो इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड्स। डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, आपने सुना होगा एयर पतली होती जाएगी, बहुत ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर एक जैसे जैसे ऊपर जाता है सर, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे पार्टिकल की साइज डिफरेंट है।
एंड द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर भी, पार्टिकल्स भी बार बार सर चेंज होता है, मतलब चेंज होना मतलब कि सर पार्टिकल्स एक स्टेशनरी जगह पे, फिक्स जगह पे नहीं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। रिफ्रैक्ट्स द लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट। तो पार्टिकल्स की साइज चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, तो कभी ज्यादा बैंड कर रहा है लाइट को, स्टार की लाइट को, कभी कम बैंड कर रहा है स्टार की लाइट को, जिस वजह से स्टार जो है वो ब्राइट दिखता है, कभी हमें बहुत ही ज्यादा फेंटर दिखता है यानी कि डिम दिखता है। सो इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीज एंड डिक्रीज कंटिन्यूअसली। दैट्स व्हाई स्टार अपीयर्स ट्विंकल एट नाइट। तो बेटा एक बात, पहली बात, स्टार ट्विंकल करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। दूसरी बात, जैसे ही स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वेरियस एल्टीट्यूड्स पे यानी कि डिफरेंट हाइट पे पार्टिकल्स की डेंसिटी डिफरेंट होगी, और पार्टिकल की डेंसिटी अगर डिफरेंट है तो कभी लाइट रे ज्यादा बैंड करेगा स्टार की लाइट, कभी ज्यादा बैंड करेगी, कभी स्टार की लाइट कम बैंड करेगी। इस वजह से कभी ज्यादा ब्राइट दिखेगा, कभी फेंटर दिखेगा। तो ये था सर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब बात करते हैं स्टार सिंक्स हायर देन एक्चुअली दे आर। एक्चुअली क्या है, स्टार हमें उसके ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हायर पोजीशन पे नजर आता है। क्यों आ रहा है? द स्टार अपीयर्स टू बी स्लाइटली हायर दैट इज एक्चुअल पोजीशन व्हेन viewed near the horizon as the light from star enters earth's atmosphere। स्टार की लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, बताओ बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सर, तो ये सारे पार्टिकल्स जो है हर बार सेम नहीं होंगे, कभी ज्यादा डेंस होंगे, कभी कम डेंस होंगे। इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन एंड बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ईच टाइम ड्यू टू, तो बैंड करेगा किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की वजह से बैंड करेगा सर। Therefore, the apparent position of star, देखिए पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो रहा है सर, पार्टिकल्स जो है उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, तो कभी बैंड करेगा। अब बैंड करेगा तो ये कुछ ये फॉर्म में बैंड करके हमारे पास आएगा, और बैंड होके आ रहा है तो हमें तो नहीं पता था ना कि बैंड होके आ रही है सनलाइट, हम तो क्या मान के चलते हैं स्टार की लाइट स्ट्रेट आ रही है, तो हमें अपीयर होता है कि स्टार की लाइट स्ट्रेट आ रही है। इस वजह से दैट्स द रीजन कि स्टार जो है वो उनकी एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन पे नजर आते हैं। सिंस फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि पार्टिकल एक जगह पे नहीं होते, पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं सर? चेंज होते रहते हैं। इस वजह से लाइट पे बैंड कर रहा है, कभी बैंड ज्यादा कर रहा है, कभी बैंड कम कर रहा है, और उनकी पोजीशन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, स्टार की पोजीशन स्टेशनरी नहीं है सर। ये क्या बोला सर? सीधी सी बात है ना, अगर बैंड कर रहा है तो कभी ज्यादा बैंड करेगा, कभी कम बैंड करेगा, तो हमें थोड़ा सा और दूसरी जगह पे नजर आएगा। तो इस वजह से स्टार की पोजीशन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। स्टार तो वहीं पे है, यहाँ पे हमें यहां से देखते हैं तो कभी ज्यादा लाइट बैंड करते हैं, कभी कम बैंड करने की वजह से स्टार उसकी पोजीशन थोड़ा सा आगे पीछे करता रहता है, अपीयर होता है हमें ऐसा, ठीक है। तो इस वजह से स्टार ट्विंकल भी करता है, और स्टार हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा हायर पोजीशन पे आते हैं। सो द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। बहुत माइनर से उनकी पोजीशन चेंज होती हुई नजर आती है, ये बताया गया है। अब बात करते हैं एडवांस सनराइज डिले सनसेट। द सन विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर। सन हमसे 2 मिनट पहले, सन जो है सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें नजर आ जाता है, ठीक है। रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एंड एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो सनराइज मम्मी अगर सुबह उठाती है ना तो मम्मी को बोलना 2 मिनट और सोने दो। सन मम्मी को पहले दिख रहा है पर एक्चुअल में सनराइज
नहीं हुआ है, 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। तो सनराइज 2 मिनट पहले, सनसेट 2 मिनट बाद, याद रखना। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो पता है, क्यों? क्योंकि सर 9th में डिस्कस किया था हमने इसको, है ना। 9th में क्या डिस्कस किया था? द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अगर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे लाइट आएगी तो लाइट जो है वो स्कैटर करेगी, और ये जो बात है इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट आ रही है वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन, ये बहुत जरूरी बात है, कौन सी कलर की लाइट कौन से पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर करते हैं, वो जानना जरूरी है। सो वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लू लाइट को स्कैटर करती है, एंड लार्जर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। तो दो बातें हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है ब्लू लाइट स्कैटर करेगा, और लार्जर पार्टिकल्स है वो रेड लाइट को स्कैटर करेगा। और लास्ट में टिंडल इफेक्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, एक लाइट का बीम कुछ पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करता है, द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। जैसे आप टॉर्च है तो टॉर्च को ऑन करते हो ना, और रात को आप देखोगे तो एक बीम जा रहा है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। अब लास्ट में है सर ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर ब्लू क्यों, अभी बताया था सर, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर रहा है। सो ड्यूरिंग द डे टाइम स्काई अपीयर्स ब्लू, दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर। दिन में साइज पार्टिकल्स की जो साइज है, ठीक है, तो पार्टिकल की साइज स्मॉलर है, सो दे स्कैटर। कौन सी लाइट स्कैटर करेंगे? ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आई। तो ये ब्लू लाइट जो है वो हमारे आंखों में एंटर हो रही है। इट शुड बी नोटेड दैट, पहली बात समझ में आ गया स्काई का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि सर बोला गया है द साइज ऑफ पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल की साइज कैसी है? स्मॉलर, और स्मॉलर होने की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स ऑलवेज ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आई। और आपने देखा होगा पैसेंजर्स जो है वो बहुत हाइट पे चले गए, तो आप देख पाते हो कि उनका जो आसपास देखने को मिलेगा वो सब कुछ ब्लैक दिखेगा। क्या रीजन है सर ब्लैक दिखने का? सर बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे तो पार्टिकल्स ही नहीं है, और पार्टिकल्स ही नहीं है तो सर वो लाइट को स्कैटर ही कहां से करेगा, और लाइट स्कैटर नहीं होगी तो हमें वहां पे ब्लैक कलर दिखाई देगा। सो इट शुड बी नोटेड दैट स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट हायर एल्टीट्यूड। बहुत ज्यादा हाइट पे जाता है तो हमें देखने को मिलता है ब्लैक कलर, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। तो बहुत हाइट पे लाइट जो है उसका स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू पार्टिकल्स भी नहीं है सर, ठीक है। तो ये बात की सर हमने ब्लू कलर ऑफ स्काई के बारे में। सर यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो हमने हर एक टॉपिक्स को कवर किया है बेटा। तो हर एक टॉपिक्स, कभी काफी बार आपको ऐसा भी हो रहा है कि ये चैप्टर्स की थियरी जो है वो लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है, याद रखने में, तो यहाँ पे इजी वे में मैंने आपको थियरीज भी बताई है, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही और नए लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।